क्वेश्चन है हार्वर्ड सेट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज पॉपुलरली नोन एज। देखो हार्वर्ड सेट एक मॉडल था आपके कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक के अंदर, उसको और क्या कहते थे? अगर इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज योर मशीन ऑफ मॉडल। ये पूरा एक मॉडल था जिसमें क्या थे, कुछ एक तरह से इनपुट्स थे, कुछ आपके आउटपुट्स थे और कुछ बीच में एक ऐसे परपेचुअल कॉन्स्ट्रक्ट्स, लर्निंग कॉन्स्ट्रक्ट्स थे जो एक तरह से पूरे की तरह मशीन की तरह थे। पूरा आप देख सकते हो मैकेनिज्म पूरा एक मशीन की तरह था, इसको इसलिए एक दूसरा नाम दिया गया, क्या? आपका मशीन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज इंटेंटेड to satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these wants occur with a minimum detrimental impact on the natural environment। देखो वर्ड, आप एक वर्ड से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। क्या आपका इसके अंदर आप देखो दैट अगर इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और वो नेचुरल एनवायरनमेंट का इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? ग्रीन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूजेस आर डन बाय। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं कौन कर रहे? सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर। अपने गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हो? डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को दे रहे हो। तो आपको फाइनल कंज्यूमर को गुड्स, यानी अगर हम फाइनल कंज्यूमर है, हमें गुड्स कौन देता है? हमें क्या गुड्स होलसेलर देता है? नहीं, हमें कौन देते हैं? रिटेलर्स देते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर हम 90% वो अलग बात है कि आप होलसेलर से लेते हो, लेकिन 90% अगर हम बात करें रिटेलर से ही सामान लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिटेलर्स। जैसे इसके अंदर भी है मैन्युफैक्चरर, पूरी एक चेन बनी है, मैन्युफैक्चरर एक डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो आगे से रिटेलर को, और वो आगे क्या है? फाइनल कस्टमर या फाइनल कंज्यूमर को। ठीक है, तो अल्टीमेट हम देखिए, अल्टीमेट अपर में हमारे रिटेलर आता है आपके कंज्यूमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th। टू मैनेज अ बिजनेस वेल इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर एंड टू मैनेज द फ्यूचर इट इज़ टू मैनेज इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर बात करें, आपका इसका आंसर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि उसे अब फ्यूचर में मैनेज तो करना ही है ना, मैनेज फ्यूचर टू मैनेज इंफॉर्मेशन, यानी फ्यूचर में इंफॉर्मेशन को मैनेज करे, और किसकी हेल्प से होता है? MIS की हेल्प की वजह से। फिर है डैगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज़ यूज टू मेजर। अब अगर हम डैगमार की बात करें, डैगमार एक तरह से मार्केटिंग अप्रोच थी एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, जो एंड रिजल्ट उसका क्या होता था? कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। अल्टीमेट यूज़ अगर आपका पूरा मार्केटिंग में हो रही है, अल्टीमेट उसका क्या रहता था? कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। देखो डैगमार, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हो, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। याद रखने फुल फॉर्म, डी से डिफाइनिंग, ए से एडवर्टाइजिंग, जी से गोल्स, एम से मेजर्ड, ए से आपका एडवर्टाइजिंग, फिर आर से आपका रिजल्ट। इज अ मार्केटिंग मॉडल यूज टू एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड मेजर इट सक्सेस। और उसकी सक्सेस को क्या करना है? मेजर करना। विच वन इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी जितना अगर उसका प्रॉफिट 100 हो रहा है तो कल क्या हो? 200 हो। वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यानी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का भी मतलब ये होता है वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो क्वेश्चन जो है सोशल बेनिफिट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट कभी नहीं होता। आप देखोगे इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? लिक्विडिटी मेंटेन करना, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना, एफिशिएंसी यानी कॉस्ट को रिड्यूस करना, ग्रोथ करना, और रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कैपिटल को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देखो 32 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू कैश इनफ्लो अंडर पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहते हैं? आपको याद होगा, पे बैक पीरियड मेथड कहते हैं कि कितनी जल्दी से आपका अमाउंट क्या है? रिटर्न हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा एक हमने कॉस्ट थी एक एसेट्स की, लेट्स से 1 लाख। ठीक है, पहले साल कैश फ्लो हुआ 50,000, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल 20,000। तो इसकी कॉस्ट कब रिकवर हो रही है? 3 ईयर्स में। ठीक है, तो इसका जो आपका कहोगे पे बैक पीरियड क्या बन गया? 3 ईयर्स बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप कैश फ्लो लेते हो, जो ये कैश फ्लो ले रहे हो, ये 50,000, 30,000, 20,000, वो क्या है आपका? बिफोर आपका इसके अंदर अगर हम बात करें, बिफोर डेप्रिसिएशन
एंड आफ्टर टैक्सेस लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्या लेते हैं हम। 32 का जो आपका आंसर है वो है डी, कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। तो इसके अंदर आप देखोगे इसका ये आंसर गलत है, इसमें है आपका डी, कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। ये नहीं है, कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस, ये चीज़ याद रखना। द पे बैक पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, वही कि उसकी इनिशियल कॉस्ट कब तक रिकवर हो रही है। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड टेक बैक टू गेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वही सेम लिखा हुआ है। Therefore, it is a technique of capital budgeting. पे बैक पीरियड के अंदर अगर हम बात करें वो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है। कैपिटल बजटिंग आप पूरा पढ़ोगे कि कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी और पे बैक पीरियड आपका ट्रेडिशनल टेक्निक्स का ही पार्ट था। फिर है विल बी रिक्वायर्ड टू कंपेयर प्रोजेक्ट्स एंड डिराइव द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक टू बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द प्रोजेक्ट विद द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स यूजुअली सिलेक्टेड। तो इसके अगर हम कंपेयर करें जिसका जल्दी से जल्दी रिकवर हो रहा है, यानी आपका पे बैक पीरियड कम से कम बैठ रहा है, किसी का अगर 3 बैठ रहा है और अगर किसी का 2 बैठ रहा है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे जिसका पे बैक पीरियड क्या है 2 बैठ रहा है। फिर है 33 क्वेश्चन आपका, इसके अंदर द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन। देखो प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें जो आज वैल्यू है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करते हैं जो फ्यूचर में वैल्यू होगी, जैसे जो आज 100 रुपये की वैल्यू है वो मे बी 110 होगी आपकी क्या है फ्यूचर में, ठीक है। तो उसके अंदर ही यहाँ पे आपकी सारी प्रेजेंट वैल्यू की बात होती है। अगर हम बात करें दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग और प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक जाते हो उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग, और वहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। वेरएज जब फ्यूचर वैल्यू से आप प्रेजेंट की वैल्यू निकालते हो, अगर आपको किसी ने कहा कि मैं आपको 1 साल बाद आपको 100 रुपीज़ दे दूंगा, उसने आपसे 100 रुपीज़ उधार लिए थे, तो लेकिन क्या वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आप फ्यूचर वैल्यू से जब प्रेजेंट वैल्यू पे आते हो उसको आप कहते हो डिस्काउंटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। अब प्रेजेंट वैल्यू का पूछा ना इसलिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड, अगर ऑल दी सोर्सेज है, ठीक है, ऑल का मतलब डेट भी कर रहा है, इक्विटी भी कर रहा है, प्रेफरेंस भी कर रहा है और आपका रिटेन भी कर रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स, चारों कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट। कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं उसे। अगर किसी स्पेसिफिक की पूछी होती डेट की या स्पेसिफिक इंडिविजुअल की, तो वो आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पे ऑल वर्ड जुड़ गया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपोजिट कॉस्ट। मैच द फॉलोइंग विद द सूटेबल ऑप्शन, 35th क्वेश्चन कहते हैं। इसके अंदर आंसर पहले ही आ गया, मोदी गिलानी मिरर अप्रोच, और फिर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फैक्टोरिंग। देखो अगर इसके अंदर छोटे बहुत टर्म्स की बात करें, ये आपका मोदी गिलानी जो है और जो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम है, और एक है आपका थर्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। तो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट आप क्या है, सी का फर्स्ट है, आपको ये पता है, ठीक है, ये हमें पता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आई गेस आपको पता होगा। तो सी का बैठ गया आपका फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट अगर बैठता है तो ये तो है ही है, तो डी एलिमिनेट हो गया। फिर आता है आपका फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग के साथ साथ आपका अगर हम बात करें मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच जो ए का है आपका, वो आपका क्या है, आर्बिट्रेज प्रोसेस करता है, तो ए का हो गया आपका फोर्थ, तो ये आपका घट गया, तो ए 35th का क्या हो गया आपका ए। और एनआई अप्रोच की अगर बात होती है तो वो आपकी किस में होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर में, याद होगी एनओआई। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ए का थर्ड है, ठीक है, अगर ए का थर्ड है तो बी और सी आप कर सकते हो, लेकिन आप इन कैलकुलेशंस अगर देखो, फैक्टोरिंग जो है आपका इसके अंदर डी का, वो आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है वो करो। फिर है 36 क्वेश्चन, विच आर 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर आपका 36 क्वेश्चन के अंदर 36 क्वेश्चन के आंसर आपका, मेरा क्वेश्चन एक सेकेंड,
36 क्वेश्चन क्या कहता है, विच फॉर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या बात होती है इसके अंदर, साइज ऑफ वर्कशॉप तो फर्स्ट तो है ही, आपका सारे फर्स्ट तो सब में ही है। एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और साथ साथ आपका है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पॉइंट हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट तो है ही है, उसके साथ साथ एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पे बात करी हुई है, तो फर्स्ट और सेकंड है, इसमें समय डी हट गया। फिर आप कर सकते हो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, वो भी है, तो आपका क्या है ए हट गया। फिर आपकी बैठती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। देखो इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अगर इन्होंने बात करी हुई है 36 क्वेश्चन के अंदर, 36 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा है, इन्होंने कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स से कोई मतलब नहीं है कि वर्कफोर्स आपस में कब मिलती हैं, ये उससे कोई नहीं है, उन्हें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो इसका आंसर एज पर एनटी आपका सी ऑप्शन है, जो क्या है आपका फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। फिर है 37 क्वेश्चन, वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस। रीजन उन्होंने दिया है क्या आपका इनिशियल अप्रेजल एंड प्रमोशन अप्रेजल आर डन सेपरेटली एंड डिफरेंटली सिंस द लेंथ ऑफ द सर्विस इज डिफरेंट। देखो अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो है ना तो आपका एजर्शन करेक्ट है, ना तो आपका रीज़न करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक को श्योर हो जाता है कि अगर लेंथ ऑफ सर्विस इंक्रीज हो रही है, कोई क्यों करेगा, क्यों? क्योंकि उससे क्वालिटी अचीव हो रही है। तो एजर्शन तो ऑटोमेटिकली डिसकरेक्ट हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया। इनिशियल अप्रेजल एंड प्रमोशनल अप्रेजल आर डन सेपरेटली एंड डिफरेंटली सिंस द लेंथ ऑफ सर्विस इज डिफरेंट। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो आपका एजर्शन और रीज़न बोथ आर इनकरेक्ट। 38 which of the following are covered under the scope of human resource management। human resource management के क्या है कि क्या क्या होता है, forecasting human needs। अब देखोगे फर्स्ट तो ऑब्वियस सी बात है ही है, फर्स्ट है रिप्लेसमेंट प्लानिंग। ऑब्वियसली अगर आज ये है, कल को वो उसकी डेथ हो जाती है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है, वो कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको छोड़ के चला जाता है, तो उसको कौन रिप्लेस करेगा, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो ये सेकेंड भी है, तो ये हट गया और ये हट गया, फर्स्ट और सेकंड तो है ही। फिर थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड है आपका, देखो इसके अंदर फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो ये चारों तो हैं। फिफ्थ को देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी एक ऑडिट भी एक ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट होता है, यानी उनको चेकिंग करना। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी है, तो आपका जो ऑप्शन बैठ गया वो बैठ गया डी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एट द इनिशियल स्टेज द इंडियन IT कंपनीज रिलाइंग मोर ऑन गेटिंग जॉब गुड IT प्रोफेशनल्स। देखो अगर हम इसके अंदर बात करें, आपका नॉर्मली आपने सुना होगा कैंपस प्लेसमेंट होती है, उसका मतलब क्या होता है, बीटेक्स वालों की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो नई टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं लोग, तो इसी वजह से वो कैंपस प्लेसमेंट करना आपका प्रेफर करते हैं। 40th क्वेश्चन, लेबर ऑलवेज गेट्स अ मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन्स। जो ये है आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लेबर को कभी कभार, लेबर को बहुत कम प्रोडक्टिविटी गेन्स का मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वेजेज ही प्रेफर मिलती है। फिर आती है स्टेटमेंट 2, पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कर्स अमाउंट टू स्ट्राइक। तो वो आपको ऑब्वियस बात है, अगर वर्कर्स की ही वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्राइक कहेंगे। वेरएज अगर क्या है, वर्कर्स की वजह से नहीं, यहाँ एम्प्लॉयर्स की वजह से होता, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, आपका उसका क्या कहते हैं, ये आपको मेंशन करना है, उसे आप क्या कहते हैं, उसको वैसे लॉकआउट कहते हैं, बता ही देती हूँ, उसको क्या कहते हैं, लॉकआउट, अगर एम्प्लॉयज़ कर रहे हो। वेरएज वही चीज़ वर्कर्स कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका स्ट्राइक। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। इंपीरियल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 27, 1921 ऑन द एडवाइस ऑफ। तो ये जो था आपका इस क्वेश्चन के अंदर बनता है, जनवरी 27 को था किसकी, जेएम कीन्स की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका ए। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस 27 जनवरी को आया था 1921 में बाय जेम कीन, वेयर द 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको ये याद करना है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक के कौन से थे, पॉज करके पहले वो याद करो कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन से थे इंडिया के।
उनको मिला के एक सिंगल बैंक में बना दिया गया था, जिसको आपने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर क्या हुआ, इंडिया परफॉर्म ऑल द नॉर्मल फंक्शंस व्हिच अ कमर्शियल बैंक वाज एक्सपेक्टेड टू डू। इंपीरियल बैंक ने वही सारे फंक्शंस करे। इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इन इंडिया अंटिल 1935, इंपीरियल बैंक जो था इसने नंबर ऑफ फंक्शंस भी करे थे जो सेंट्रल बैंक के। अब जो है इसके अंदर अगर इंपीरियल बैंक का नाम क्या है, इस टाइम पे 1955 से में मतलब इसी में आपका क्या हो गया था, इसका SBI नाम रख दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो। फिर है 42 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इवेंट्स अलाउंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी एट द मार्केट रेट इन करंट रेट, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस सिस्टम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IDBI, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। फिर है 5th कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक। अगर हमें इसमें याद होना, मैं सही बताऊँ आपको थोड़ा बहुत याद होगा, बेसिल नॉर्म्स आए थे और वो रिसेंटली आए थे। तो इसमें जो सबसे, अगर हम बात करें सबसे लेट आया आपका 5th पॉइंट कैपिटल एडिक्वेसी रेट जो कमर्शियल बैंक के लिए है। तो 5th पॉइंट सबसे एंड में बैठ रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो क्या है, ए है। ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ LIC कब हुई, 1956 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IDBI कब हुई, आपकी 1964 में। नेशनलाइजेशन ऑफ GIC 1972 में। अब आपका क्या है, अलाउइंग कन्वर्टेबिलिटी रुपी एट मार्केट रेट इन विच करंट अकाउंट 1993। अब जो आपका है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, ये आपको खुद फिल करना है कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स कब आई थी। ठीक है। इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं पूछा गया बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 के बारे में। तो आप अकॉर्डिंगली ये बताओगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेट रेशो नॉर्म्स की अगर हम बात करें किस में आई थी, बेसल 1 में, 2 में और 3 में। अगर तीनों में आई थी तो तीनों के आपको ईयर्स याद करने हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चन। 43 है, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल बैंक की जहाँ पे भी बात होगी उसके पापा कौन है, RBI। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, RBI। 40 द प्रोविजन ऑफ जर्नल रिजर्व इन बैंकिंग कंपनीज आर मेड कीपिंग इन व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ। इसके अंदर देखो आपका कंपनी जो बैंकिंग भी है वो एक तरह की क्या है, आपकी कंपनीज एक्ट है। ठीक है। लेकिन आपका उनका अलग से बना हुआ है क्या, जिनको हम कहते हैं बैंकिंग कंपनी एक्ट, और वो बना था 1949 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, इट फर्स्ट है इट एक्सेप्ट डिपॉजिट, इन कैन एडवांस लोन्स, थर्ड है इट कैन डू अदर बैंकिंग फंक्शंस, और फोर्थ है आपका इट कैन बी द मैनेजर टू अ पब्लिक इशू। देखो अगर हम बात करें ना बैंकर की, मर्चेंट बैंकर जो बिजनेसेस का बैंकर है एक तरह से, आप ये चीज़ याद रख लो, वो सारे काम करता है क्या क्या, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ठीक है, इट एडवांसेस लोन, और थर्ड इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़, बट इट कैन नॉट बी द मैनेजर टू अ पब्लिक इशू। वो उस चीज़ के लिए नहीं है, वो आपका क्या है, फर्स्ट के पॉइंट। फिर 46 BOP कैन बी मेड आउट ऑफ। अगर हम बात करें BOP कैसे फेवरेबल आ सकता है, एक फेवरेबल होता है एक अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल का कैसे मतलब होता है, जब आपके क्या होते हैं एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाए, मतलब फेवरेबल कब होगा, जब आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा, या फिर क्या है आपका इंपोर्ट्स कम हो जाए। फिर से C पॉइंट्स, लेकिन जो आपको B पॉइंट दिया हुआ है इंपोर्ट्स आर इंक्रीज, इससे कभी भी आपका BOP इंक्रीज नहीं होगा, इससे बल्कि आपका BOP और गिरता है। तो B तो ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एक्सपोर्ट आर इंक्रीज और डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, दोनों पॉइंट्स है A और C। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जब पैसों में गिरावट आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, एक तरह से आप BOP आपका पॉजिटिव यानी फेवरेबल आ जाएगा। विच आर नॉट द फंक्शन ऑफ IMF की क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये कब बनी थी ये आपका काम है देखना, और कौन सी कॉन्फ्रेंस में बनी थी। ठीक है। इसके साथ आपको ये भी करना है IMF का और कौन सा ट्विन था, जिसका हम एक तरह से हम कहते थे ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के ट्विन्स है, कौन से 2 ट्विन्स थे आपको ये भी मेंशन करना है। अब वो कॉन्फ्रेंस तो बता ही दी मैंने, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू हेमिस्फेयर में, उसके अंदर 2 रिजल्टेंट आए थे जो आज भी होते हैं, IBRD और आपका IMF। फर्स्ट है आपका टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, बी है टू रीजनल बैलेंस इंटरनेशनल रेट्स, सी है आपका
to finance productive efforts according to the peacetime requirement to ensure exchange rate stability। अगर हम इसके अंदर बात करें, आपका प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, वो भी उसका काम है, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड को भी सही करना, और आपके क्या है, एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी भी लाना। लेकिन उसका ये नहीं है उस पैसा प्रोवाइड करना, ठीक है, पीस टाइम पे, वो इसका काम नहीं है, वो किसी और का काम है, वो हम पढ़ेंगे आगे किसका काम। ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF देखो, द IMF aims at reducing global poverty, encouraging international trade, promoting financial stability and economic growth. The IMF has three basic functions: overseeing economic development, lending and capacity finance। तो ये इसका मेन है। EPG की क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉरेस्पॉन्डेंट और टू द मेंबर ऑफ ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द सार्क। आपको ये बतानी है सार्क की फुल फॉर्म क्या है, कब आई थी, ये एक आप कॉपी बना लो, उसमें लिख लेना सार्क की फुल फॉर्म क्या है, कब आई थी, कितने उसके मेंबर हैं, कितनी उसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान, सार्क इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना क्योंकि आपसे रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका अफगानिस्तान फर्स्ट तो है ही है, जो क्या है इसकी आपकी कंट्री है, फॉलोइंग वाली मेंबर कंट्रीज है, तो फर्स्ट तो है ही है, तो फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड जो होगी इसकी आपका फर्स्ट से ही सेकंड निकल गया क्योंकि और में तो है ही नहीं, तो इसका जो आपका सी आंसर करेक्ट बैठ गया। फिर है आपका डी, विच वन ऑफ इज नॉट दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी पढ़ा सार्क भी है, SM भी है, एशियन भी है, CBDT नहीं है। CBDT अगर हम बात करें वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए एक बॉडी बनाई गई है, वो है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये थे आपके 25 नेक्स्ट क्वेश्चन PYQs जून 2012 पेपर 2 के।